आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्त मेरे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले जो हमारी 9वीं क्लास थी उसमें हम पढ़े थे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग कहते हैं अक्ष, इसको हम लोग कहते हैं निरक्ष। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग का बहुत बहुत पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जो चैनल है उसमें 5000 लोग जुड़ चुके हैं हमसे, और आप लोग की सहायता से दोस्तों में हम 5000 छात्रों से जुड़ चुके हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों मेरे कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए। ठीक है, तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू दोस्त मेरे। और एक कमेंट में थम्स अप भेज देना, भैया हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं, आप निरक्षीय स्थिति हमको बताइए। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, एकदम बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा निरक्षीय स्थिति। और एकदम पहले ध्यान से इसका आप फिगर समझिएगा। अगर फिगर आप समझ लिए तो निरक्षीय स्थिति आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, सबसे पहले हम दो आवेश को ले लेते हैं। एक आवेश है प्लस क्यू और दूसरा आवेश हमारे पास है माइनस का क्यू आवेश। क्लियर एकदम। हमको ज्ञात करना दोस्तों मेरे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। तो सबसे पहले एक द्विध्रुव बना लेते हैं और इसके बीच की दूरी क्या होती है भैया, सारे लोग को पता होता है, ओ होता है। और इस बिंदु का मान ए रख देते हैं, इस बिंदु का मान बी रख देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए के बीच की दूरी क्या है तो सबको पता होती है डी, और ओ बी के बीच की दूरी भी क्या होती है डी। अगर मैं टोटल दूरी पूछूं तो कितना हो जाएगा, डी प्लस डी मिलके 2D हो जाएगा। डी प्लस डी मिलके 2D हो जाएगा। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो इसके हम निरक्ष पर एक बिंदु P मान लेते हैं, और इसी बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्त मेरे, एकदम एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, बस आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है दोस्त मेरे, यदि अकेला क्यू आवेश है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। बोलिए हाँ, तो कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और यदि अकेला माइनस क्यू आवेश है, इधर नहीं, यहाँ पे ध्यान समझिए, यदि अकेला क्यू आवेश है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है। और यदि अकेला माइनस क्यू आवेश है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर आती हुई प्रतीत होती है। तो भैया बोलोगे तो हमको पता है, फिर आप हमको क्यों बता रहे हैं? तो ध्यान से समझना दोस्त मेरे, यदि अकेला क्यू आवेश है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, अकेला माइनस आवेश है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। और मैं आपको एक चीज लिखवाया था दोस्त मेरे कि बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। ठीक है, ध्यान से देखना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से प्रदर्शित करते हैं कि क्यू बटा के आर स्क्वायर होता है। मेनली दोस्त मेरे इसको खूब याद करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर के क्यू बटा के आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर एकदम? तो बोलोगे हाँ भैया एकदम क्लियर। ठीक है, आगे ध्यान से देखना अगर मैं कहूं कि इस प्लस क्यू के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो मैं कहूंगा भैया प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी। बोलिए हाँ, तो कहेंगे हाँ भैया, क्योंकि इसको मैं सीधा बना देता हूं। ठीक है, क्लियर एकदम, क्योंकि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। क्लियर एकदम, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी E2 वेक्टर, और इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के आवेश के कारण इधर की ओर होगी। क्लियर एकदम। सबसे पहला काम हम निकालेंगे दोस्तों मेरे, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों मेरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा के आर स्क्वायर।
तो हम दोस्त मेरे के का मान रख देंगे, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू हम रख देंगे, और आर का मतलब हो गया कि क्यू और पी के बीच की दूरी, क्यू और पी के बीच की दूरी जो कि हमको ज्ञात नहीं है, जो कि हमको ज्ञात नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए दोस्त मेरे सबसे पहले हम OP को मान लेंगे, इस वाले दूरी को R। क्या कहेंगे दोस्त मेरे, माना OP बराबर R दूरी है, माना OP बराबर R दूरी है। तो दोस्तों मेरे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए जो कर्ण का मान होगा दोस्तों मेरे, इसको हम लंब, इसको आधार मान लेंगे, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा, और जो मान इसका होगा वही मान इसका भी हो जाएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्लियर एकदम, एकदम ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, एक एक चीज आप एकदम पूरा क्लियर तरीके से समझिए, ठीक है। फिर से एकदम ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, हम ज्ञात कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सबसे पहले एक द्विध्रुव बना लिए, द्विध्रुव से बिंदु P निरक्ष पर ले लिए, प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, और माइनस है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, तो इसलिए इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा उधर है, ठीक है। इसकी दूरी क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए इसका मान होगा कर्णी में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के बराबर होगा, जितना मान ये होगा उतना ही मान ये होगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम ज्ञात करेंगे दोस्त मेरे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बटा के R स्क्वायर, R का मान है दोस्त मेरे इन दोनों के बीच की दूरी कितना है दोस्त मेरे, कर्णी में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। एकदम क्लियर, बोलोगे हाँ भैया। अब हम ज्ञात करेंगे दोस्तों मेरे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E1 वेक्टर यहां पे हो जाएगा दोस्तों मेरे E2 वेक्टर बराबर, फार्मूला क्या होता है दोस्तों मेरे, KQ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, KQ बटा के R स्क्वायर, तो हम KQ लिख देंगे, और R का मतलब हो गया कि इसके और इसके बीच की दूरी कितना है दोस्तों मेरे, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्या है दोस्तों मेरे, रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर एकदम। आप एक चीज नोटिस करेंगे दोस्तों मेरे कि E1 पर विद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का मान एकदम समान आ रहा है, तो बोलोगे हाँ भैया। तब हम कैसे निरक्षीय स्थिति पर फार्मूला निकालेंगे, ध्यान से देखना, तब तो यहां से तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों मेरे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों मेरे, कि समीकरण 1, इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 1, इसको हम मान लिए समीकरण नंबर बेचारे को 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का परिणाम समान है, परिणाम समान है। और जब परिणाम समान है तो कह सकते हैं दोस्तों मेरे E1 वेक्टर बराबर E2 वेक्टर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोनों का परिणाम क्या है, समान, इसलिए इस विधि से नहीं लग पाएगा, इस विधि से नहीं लग पाएगा जो हम अच्छी स्थिति में यूज किए थे। अब इसको लगाने के लिए दोस्तों मेरे हम उपयोग करेंगे थीटा का उपयोग, किसका, थीटा यानी छीटा। अगर ये कोण हम थीटा मान लेते हैं, इस यदि हम इसके अक्ष पर एक रेखा खींच दें तो ये थीटा है तो ये भी थीटा कोण होगा, कौन से कोण से, संगत कोण से, कौन से कोण से, संगत कोण से। क्लियर एकदम। अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये भी कोण क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे, थीटा, कौन से कोण से, एकांतर कोण से, कौन से कोण से दोस्तों मेरे, एकांतर कोण से, ठीक है। बोलोगे हाँ भैया। ये जो चीज है थीटा वाला चीज, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अगर इसी में साइन कास, कास साइन लिखेंगे ना तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा, और इसी चीज को हम यहाँ पे बना देंगे ना तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, एकदम एकदम ध्यान से समझना, एक भी कंसेप्ट आपका ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ऊपर ऊपर जाएगा। ये दोनों थीटा में ऐसे बना देता,
हमेशा बात याद रखना, हमेशा बात याद रखना दोस्त मेरे, जिसके संग थीटा लगा होता है उसके संग कास होता है, जिसके संग थीटा नहीं लगा होता है उसके संग साइन होता है। तो अगर मैं कहूं कि थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बोल देना दोस्त मेरे E1 cos थीटा। क्लियर। अगर इस थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी दूसरे के कारण, तो यहां पे होगा E2 cos थीटा, और इस पे थीटा नहीं है तो इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 sin थीटा होगा, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 sin थीटा होगा। ये वाला चीज किसको समझ में आ रही है? यही वाला फिगर को हम यहाँ पे बनाए हैं, और इसका मतलब है दोस्तों मेरे, जिसके संग थीटा लगा है उसका मतलब हुआ कॉस थीटा, जिसके संग थीटा नहीं लगा है उसका मतलब होगा साइन थीटा, जिसके संग थीटा नहीं लगा उसके संग साइन थीटा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं दोस्त मेरे कि ये जो निकाय है, ठीक है, ये निरक्षी है। कैसा घटक है दोस्त मेरे? निरक्षी घटक है, विपरीत है। क्या है दोस्त मेरे? विपरीत है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? इसका मान कट जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। इसका मान शून्य हो जाएगा। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर, इसलिए इसका मान शून्य हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दिशा में है। अब एक दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई नेट या ई टोटल, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा, बोल देना दोस्तों मेरे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर एकदम। तो दोस्तों मेरे E वेक्टर बराबर हो जाएगा, यदि E1 और E2 दोनों का परिणाम एकदम समान है, कहा गया दोनों का परिणाम एकदम क्या है दोस्तों मेरे? समान है। E1 की जगह E2 लिखे चाहे E2 की जगह E1 लिखे, दोनों का मान एकदम क्या है? परिणाम एकदम समान है। इसलिए E2 को भी हम यहाँ पे E1 मानेंगे, और E1 में E1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 2E1 cos थीटा हो जाएगा। 2E1 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सबका मान रखने पर, सभी का मान रखने पर, सब लिखना होता है, सभी का मान रखने पर। ठीक है, सबका मान हम दोस्तों मेरे रख देंगे। ठीक है, 2 को 2 रख दें। E1 का मान हम यहाँ से रख देंगे, दिख रहा है दोस्तों मेरे? E1 का मान हम यहाँ से रख देंगे KQ बटा के करड़ी में R² प्लस D²। तो यहाँ से हम E1 का वैल्यू ये पुट कर देंगे KQ बटा के ब्रैकेट में करड़ी में R² प्लस D² का होल स्क्वायर। क्लियर एकदम। ये हमारा E1 का मान हो गया। ठीक, अब हमको किसका मान चाहिए? कॉस थीटा का मान चाहिए। ठीक है, अब हमको किसका मान चाहिए? कॉस थीटा का मान चाहिए। ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, कहीं पे जगह नहीं बचा है, यहाँ पे बच गया है। ठीक है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना। cos थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से हम लोग जानते हैं आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। ठीक है, अगर इसको हम थीटा मानने हैं तो सामने वाला लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया, आधार बटा के कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब के बाद जो बच जाता है वो आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आधार का मान कितना हो गया दोस्तों मेरे? D। सारे लोग बोलना दोस्तों मेरे, साथ साथ बोलते रहना। आधार का मान हो गया D, कर्ण का मान कितना है दोस्तों मेरे? सारे लोग बोलते एक बार भैया, R² प्लस D²। यही cos थीटा का मान जो आया है, इस cos थीटा का मान हम यहाँ पे रख देंगे इसके जगह पे। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा D बटा के करड़ी में R² प्लस D²। क्लियर एकदम। फिर उसके बाद दोस्तों मेरे ध्यान से समझना, E वेक्टर बराबर, ठीक है, एकदम 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 ध्यान से समझना दोस्तों मेरे, एकदम ध्यान से, एक एक स्टेप को हम बताते हुए चलेंगे। P बराबर होता है 2Q इंटू D। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये फॉर्मूला होता है, P बराबर 2Q इंटू D। तो 2Q इंटू D इसके जगह पे हम रख सकते हैं P, K हमारा इसी तरह बच गया है, और 2Q इंटू D की जगह हम रख दिए P। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों मेरे, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, कुछ नहीं है तो इसके पावर कितना है? 1 है। गुना में घात जुड़ जाता है, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसलिए रूट में R² प्लस D² के पावर 3 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर। अब एक बार ध्यान से देखिएगा,
इस r का मान d से बहुत ज़्यादा बड़ा है, r स्क्वायर का मान, ठीक है, इस d से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम d को नगण्य मान लेते हैं। नगण्य का मतलब हो गया कि एकदम जीरो भी नहीं, जीरो के अगल बगल या आसपास होना चाहिए, वही हमारा नगण्य कहलाता है। इसलिए d का मान एकदम जीरो हो जाएगा, एकदम छोटा है, इसलिए इसको हम गिनेंगे ही नहीं और हमारे पास बचेगा r स्क्वायर कर d में 3। इसको एकदम एकदम शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ दोस्तों मेरे, ई वेक्टर बराबर होगा kp बटा के लिख रहा है, ठीक है, kp बटा के, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेरे d का मान जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा रूट में r स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3। क्लियर एकदम, इक्वल टू kp बटा के, इस रूट को यदि हम हटाएंगे तो दोस्तों मेरे 2 की पावर 3, करड़ी में 1/2, रूट को हम करड़ी में पावर में 1/2 के लिखते हैं, 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कट गया, r की पावर 3 बचा, इसलिए हमारा जो E निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो निकलेगी kp बटा के r3, kp बटा के r3, ये हमारा निकलेगा दोस्तों मेरे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर एकदम, एकदम आसान है दोस्तों मेरे। इसको यदि आप एकदम मन से यदि समझेंगे ना, कहने का मतलब है दोस्तों मेरे कि आप इसको खूब लगाएंगे, बार बार इसको लगाएंगे तो आपके लिए एकदम ये आसान बन जाएगा। सिर्फ आपको इसका मेनली आपको समझना है ये फिगर वाला सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है दोस्तों मेरे, ये फिगर पहले समझ में नहीं आता है, इसलिए हम फिगर को यहाँ पे ये वाला जो मेनली कंसेप्ट दिक्कत करता है उसको हम बाहर बना दिए हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, विद्युत द्विध्रुव के तो एक हम द्विध्रुव बना दिए, द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, अलग अलग होते हैं और इनके बीच की दूरी dd, टोटल दूरी 2d होती है। इसके निरक्ष पर, इसके हम निरक्ष पर कोई बिंदु P ले लिया और यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि -q के कारण अंदर और q के कारण बाहर की ओर होती है। एकदम क्लियर है, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमको पहले से पता है कि विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर kq बटा के r स्क्वायर होती है, और माना OP बराबर r दूरी है, OP के बराबर हमने मान लिया दोस्तों मेरे r है, तो Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो फार्मूला के अनुसार KQ हम रख दिए यहाँ पे, R का मतलब दूरी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए इसकी दूरी होगी r स्क्वायर d स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम दूरी इसकी भी वही होगी, इसलिए इसका भी मान यही आया है, तो इसका परिणाम समान हो गया। और जब परिणाम समान हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, ठीक है। अच्छी स्थिति में परिणाम अलग अलग आया था इसलिए हम घटा दिए थे, निरक्षीय स्थिति में परिणाम समान आया है इसलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे थीटा का उपयोग किए हैं, ठीक है। अगर इसको थीटा मानते हैं तो संगत कोण से ये भी थीटा, इसको थीटा मानते हैं तो संगत को एकांतर कोण से ये भी थीटा। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसके संग थीटा लगा होता है उसके संग कास थीटा, जिसके संग थीटा नहीं लगा होता है उसके संग साइन थीटा। ये दोनों विपरीत दिशा में इसलिए इसके घटक घट जाएंगे, इसलिए इसको मान हम 0 मानेंगे। ये दोनों एक ही दिशा में है, जब एक ही दिशा में रहते हैं तो इसको हम जोड़ देते हैं और जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों मेरे, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा E2 cos थीटा, E1 और E2 दोनों एक बराबर हैं, इसलिए E2 को भी हम E1 मान के दोनों को जोड़ दिए हैं, तो 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दी है, cos थीटा का वैल्यू आधार बटा के कर्ण ये मान लिख दिए हैं, और 2 एक कितना होता है दोस्तों मेरे 3, और रूट को हम करड़ी में रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया तो हमारा आएगा KP बटा के R3 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों मेरे। एग्जाम में दोस्तों मेरे हमेशा बात याद रखना, निरक्ष को अक्ष में मत लगा के आ जाना, अक्ष को निरक्ष में मत लगा के आ जाना। निरक्ष का मतलब हो गया दोस्तों मेरे जैसे मैं खड़ा हूं, अक्ष का मतलब हो गया कि जिस दिशा में मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो निरक्ष स्थिति में निरक्ष को कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे पूछता है कि विषुवत, ठीक है, निरक्ष की जगह कभी कभी विषुवत नाम भी दे देता है, इसलिए उसको ध्यान से देखना, ठीक है। और इसको एग्जाम देने से पहले इसको पढ़ के ही जाना, एकदम हाईलाइट करके जाना दोस्तों मेरे, ये एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है। इतना ये खूबसूरत डेरिवेशन है कि बिना दिए एग्जामिनर का पेट कभी भी नहीं भरेगा जब तक ये डेरिवेशन नहीं दे देगा एग्जामिनर, ठीक है।
एकदम अगर आप संकोच रहे हैं दोस्त मेरे कि ऐसा डेरिवेशन नहीं आएगा तो ये आपकी गलती है, ठीक है। बार बार आजकल के जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो बन रहा है उसमें हमने देखा है दोस्त मेरे कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल और सवाल आ रहे हैं और परिभाषाएं बहुत ही कम आ रही है। कॉन्सेप्टुअल आप एकदम स्ट्रांग रहिए, आपका सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम अपनी वीडियो में ज़्यादातर डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और ज़्यादातर क्वेश्चंस की ओर भागते हैं जिसमें लड़कों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप मेरे एक दोस्त हैं दोस्त मेरे, मैं आपको एक दोस्त के नज़रिए से आपको बता रहा हूँ। बाकी कोई भी चीज़ होगी दोस्त मेरे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से जय हिंद, सेवा समाप्त, ठीक है। नोट कर लो दोस्त मेरे इसको।